बहुत ही आदरणीय ऑफिसर साहबान, बहुत बहुत आदरणीय सभी नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के रविंद्र शर्मा जी, ये बहुत 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 आदरणीय पिंडा तो आए हुए सरपंच ते और पतवंते सज्जन लो मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम जो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर वालों करवाया जा रहा है उसके तहत पेश है नाटक इनकलाब जिंदाबाद। ये सरदार शहीद आजम भगत सिंह के जीवन पे प्रकाश पाउंदा हुआ नाटक है। लो पेश है इनकलाब जिंदाबाद। अज देखो नाटक भैया। अज देखो नाटक भैया। नाटक आग है नाटक पानी। नाटक आग है नाटक पानी। नाटक बचपन और जवानी। नाटक बचपन और जवानी। नाटक दाता भैया। अज नाटक दाता भैया। देखो नाटक भैया। देखो नाटक भैया। अरे ये बाबा चलता कैसे है? बाबा के पाँव में बेड़ियां हैं, बाबा के हाथों में हथकड़ियां हैं। बाबा ने कोई कसूर किया होगा। नहीं, चोरी की होगी होगा। नहीं, चोरी मैंने नहीं की। चोरी तो उन लोगों ने की है जिन्होंने मुझे हथकड़ियां पहनाई है। कष्ट उन लोगों ने किया है जिन्होंने मुझे जंजीरों में जकड़ा है। और बाबा तुम हो कौन? बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा पता क्या है? तुम रहते कहाँ हो? मुझे हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान? ओ जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में यमुना बहती है। हाँ, मैं वही बदनसीब देश हूँ। पर बाबा तुम बदनसीब क्यों हो? तुम्हारे तो हरे भरे खेत है। तुम्हारी धरती तो सोना भी उगलती है बाबा। पर वो सोना मेरा नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि मैं दास हूँ, मैं गुलाम हूँ। बाबा तुम्हें दास किसने बनाया? बाबा, तुम्हें गुलाम किसने बनाया? 7 समंदर पार से आए गोरों ने। तुम हंस रहे हो, मजाक करते हो। ओ बाबा बात ही हंसी की है। ओ बाबा, बात ही मजाक की है। मुट्ठी भर गोरे, भाई उन्होंने इतने बड़े देश को गुलाम बना लिया। यकीन ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता। इन हथकड़ियों को देखकर भी विश्वास नहीं होता, इन जंजीरों को देखकर भी यकीन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा तुम्हारी धरती पर गोरे कितने हैं? 1.5 लाख। और तुम्हारी धरती पर अपनी जनता कितनी है? 30 करोड़। और 30 करोड़ लोग क्या भेड़े हैं? अरे 30 करोड़ लोग क्या फिर क्या चूहे हैं? 30 करोड़ लोग क्या मक्खियां हैं? हर 30 करोड़ लोग क्या मच्छर हैं? नहीं, मेरे 30 करोड़ लोग हैं जिनके 60 करोड़ बाजू हैं। झूठ, गलत, बकवास, बिल्कुल झूठ। नहीं, दुनिया जानती है कि मेरे 30 करोड़ लोग हैं और दुनिया ये भी जानती है कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ दास हूँ, गुलाम हूँ। बाबा फिर तो ये बड़े शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। 200 हिंदुस्तानी एक गोरा, 200 लाठियां उठाए, एक को गिरा दे, 200 बाजू उठाए, एक को मसल दे, 200 पत्थर उठाए, एक को भगा दे। और 200 लोग नहीं है। वो भेड़े हैं, वो चूहे हैं, वो मक्खियां हैं, वो मच्छर हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे सारे लोग भेड़े नहीं, मक्खियां नहीं, मच्छर नहीं। उनमें बड़े बड़े बहादुर भी हैं। एक बहादुर की कहानी आपको सुनाता हूँ जिसका नाम है भगत सिंह। सन 1926 जब मेरे सपूतों ने मेरी आजादी की लड़ाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया,
तो अंग्रेजों ने मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए साइमन कमीशन भेजा, लेकिन जहां जहां भी साइमन कमीशन गया वहीं से आवाजें आई, साइमन कमीशन साइमन कमीशन साइमन कमीशन साइमन कमीशन साइमन कमीशन साइमन कमीशन। इनको हुक्म दिया जाता दिया भी के अभी छट जाए, नहीं तो लाठी चार्ज होगा। साइमन कमीशन साइमन कमीशन लाठी चार्ज। लाठियां चली और मेरा एक सपूत लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गया। कानून हंसा। नारे लगाते थे, जुलूस निकालते थे, लाठियां पूरे शहर की सफाई। अरे भले आदमी, क्या तूने कभी अपने घर की सफाई करके देखी है? मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। हाँ, घर में एक बूढ़ी माँ है, अक्सर बीमार सी रहती है। तो फिर उसका इलाज करवा। अरे कहाँ से इलाज करवा, पैसे तेरा बाप देगा। और सब तो ठीक ठाक है। हाँ, आगे सब ठीक है। घर में घरवाली कहती है कि बच्चों में मिठाई खाए हुए 2 दिन हो गए। तो फिर खिला देना उनको मिठाई। कहाँ से खिला दे मिठाई, पैसे तेरा बाप देगा। अरे भले आदमी, क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे लाखों भाइयों के घर में बीमार बूढ़ी माएं हैं, इलाज के लिए पैसे क्यों नहीं? तेरे ही बच्चों की तरह इस देश के लाखों बच्चों ने कभी मिठाई खाकर नहीं देखी, उनके लिए मिठाई क्यों नहीं कभी सोचा? अरे बाबा, मैं ठहरा सरकारी नौकर, मुझे ये सब सोचने की क्या जरूरत पड़ी है? ये देख, ये वर्दी सरकार की, ये पैंट सरकार की, ये जूता सरकार का, और तो और ये देखो, कुर्सी भी सरकार की है। वो मुझे तो लगता है तेरा दिमाग भी सरकार का है। अरे बाबा, मुझे अगर सरकार हुक्म करे ना तो मैं तो उसका जूठा भी खा लूं, और अगर तुझे सरकार हुक्म करे ना तो तू तो छूप कर भी काट ले। हाँ, ये बात तो मेरे को नहीं लगती। चला, अपनी नौकरी करने। तो जा भाई जा, तू जाके गोरों की सीटी बजा। जब ये गोरों की सीटी बजा रहा था तो भगत सिंह और उसके साथियों ने अंग्रेजों के टोडियों और दलालों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। जहां जहां भी टोडी और दलाल जाते वहीं से आवाजें आती, टोडी बच्चा हाय हाय, टोडी बच्चा हाय हाय, टोडी बच्चा हाय हाय। मारू चक्कर, ये तो मुझे डरा ही दिया था। अब मुझे डराने के लिए ही तो बनाया था। क्या बच्चा है, सच बच्चा हूँ। अरे लड़के कहते हैं इस कौम में बड़ी ताकत है, हम इन सालों को भगा देंगे। अरे किन सालों को? अरे वही जो मेरे यार हैं। मेरे कौन से यार हैं? अरे जो सात समंदर पार से आए हैं, जिनके चेहरे अब बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल है। अरे गोली भागने वाले, इसका राज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सूरज भी चढ़कर फिर छिपता ही नहीं। अच्छा, अगर छिपने लगेगा तो क्या पकड़ लेंगे? अबे उसे पकड़ने की क्या जरूरत है? बात सुन, ये बता कि खेत में बैठकर क्या बातें कर रहे थे? अरे लड़के खेत में बैठकर वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले 1 रुपया दे। रुपया? किस बात का? बात बताने का। अच्छा, तो बात बताने का मैं तुझे रुपया दूं? क्यों क्यों नहीं लेता? मैं किससे लेता हूँ? मुझे सब पता है, तू पुलिस को बात बताने का रुपया लेता है। ला, मुझे भी दे। अरे मेरे पास नहीं है कोई रुपया। तू नहीं देगा? अरे नहीं है मेरे पास। तू नहीं देगा? अरे नहीं दूंगा। चोरी बचा हाय हाय, चोरी बचा हाय हाय, चोरी बचा। हाय हाय। ले पकड़, एक आना ले ले। एक आने से क्या होगा? एक आना और दे। अरे फिर कहेगा एक आना और दे, एक आना और दे। ऐसे तो मैं तुझे ही आने देता रहूंगा। क्या मेरे पास नहीं है कोई आना? तू नहीं देगा? नहीं दूंगा। तू नहीं देगा? अरे नहीं दूंगा। चोरी बचा हाय हाय, चोरी बचा हाय हाय। चोरी बचा। ये पकड़। अब बता, लड़के खेत में बैठकर क्या बातें कर रहे थे? लड़के खेत में बैठकर बातें कर रहे थे कि हम गाँव में ना इन
दलालों को नहीं रहने देंगे। और गंबरदार जी, ये दलाल कौन होते हैं? मुझे क्या पता कौन होते हैं, लेकिन मुझे सब पता है। ये दलाल पुलिस के टट्टू होते हैं। अरे पहेलिया ना मान, ये बता कि लड़के खेत में बैठ कर क्या बातें कर रहे थे? और लड़के खेत पर बैठे बातें कर रहे थे कि हम अपने देश को आजाद करवाएंगे, हम देश को आजाद करवाएंगे। अरे वो मूर्ख है। अरे मूर्ख नहीं, वो तो बहुत बुद्धिमान है। अरे उनका सरदार पता कौन है? सरदार भगत सिंह। अरे कौन सा भगत सिंह? ये किशन सिंह का लड़का। अरे उसका तो खानदान ही मूर्खों का है। उसका दादा हर वक्त अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाया करता था। उसका असर उसके बेटे अजीत सिंह पर भी पड़ा। पता नहीं कहाँ पर देश में ठोकरे खा रहा है। और उसकी बीवी, ये तेरे भगत सिंह की चाची, यहाँ एरिया रगड़ रगड़ कर दिन बिता रही है। अच्छा, वो तो एरिया रगड़ रगड़ कर दिन बिता रही है और तू घुटने रगड़ रगड़ कर। अरे तहसील से ढेले का अफसर क्या आ जाए, तुम लोगों की रातों की नींद तक उठ जाती है। फिर सबने मिलकर सलाह बनाई। अच्छा, क्या सलाह बनाई? वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले का नाम दे। अरे मेरे पास नहीं है आपको ये आना। तू नहीं देगा? अरे नहीं दूंगा। तू नहीं देगा? अरे मेरे पास नहीं है आपको ये आना। थोड़ी बचा, थोड़ी बचा, थोड़ी बचा। अब बता कि क्या सलाह बनाई? उन्होंने सलाह बनाई कि हम जलियांवाले बाग का बदला जरूर लेंगे। और फिर छिंदे ने कविता सुनाई। कौन से छिंदे ने? तेरे छिंदे ने। और किसने? अरे मेरा छिंदा ऐसी जगह पर कविता नहीं सुनाता, किसी ने सुनाई थी। इसका मतलब भगत सिंह ने मेरे ही घर में आग लगा दी। इसके गांव आने का तो मुझे पता था। अगर मुझे पता होता कि मेरे घर में आग लगाएगा तो गांव में घुसने से पहले उसकी टांगे तड़वा देता। टांगे तड़वा देता। अगर तू ऐसा करता ना तो लड़के ने तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देते। जमीन में जिंदा गाड़ देते। लूट बच रही है क्या? लूट किस बात की? जो इनकलाबी होते हैं अपने दुश्मन को तो माफ कर सकते हैं, पर तेरे जैसे गद्दार को नहीं। फिर सरदार भगत सिंह ने करतार सिंह सराभा की बात सुनाई। अरे उनके पास जलियांवाले बाग की मिट्टी भी है। फिर उन्होंने कसम खाई। अच्छा, क्या कसम खाई? वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले का नाम दे। अरे मेरे पास नहीं है आपको याना। तू नहीं देगा? अरे मेरे पास नहीं है आपको याना। तू नहीं देगा? अरे नहीं दूंगा। थोड़ी बचा, थोड़ी बचा, थोड़ी बचा। ये पकड़। अब बता कि क्या कसम खाई? उन्होंने कसम खाई कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा हम शादी नहीं करवाएंगे। हम शादी नहीं कराएंगे। अरे देख लेंगे। हाँ देख लेंगे। अरे अब बात सुन, वो जिंदा मेरा ही था। नहीं मेरा था। अभी घर जाके उसकी टांगे तोड़ता हूँ। बड़ा इनकलाबी बना फिरता है। देखा, जब अपने छिंदे की बारी आई तो कैसे आग लगने लग गई। अरे हम भी कसम खाते हैं कि जब तक देश आजाद नहीं होगा हम भी शादी नहीं करवाएंगे, चाहे मुआए सुराय की लड़की का रिश्ता ही क्यों ना आ जाए। जोड़ी बच्चा, जोड़ी बच्चा। और फिर संघर्ष का दूसरा पड़ाव आया जब भगत सिंह और उसके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। सैंडर्स को गोली मारी। सारे शहर में भगदड़ मच गई। छत्री जी किसे ढूंढ रहे हैं? अरे एक नौजवान गोरे साहब को गोली मारकर किस तरह भी भागा। गोरा साहब मर गया ना? अरे ऐसा निशाना लगाया कि गोरा साहब तो फट से चित्त हो गया। चुप चुप किए मेरा लाल। वो वही जिसने गोरे साहब को गोली मारी। और कौन? मुंह संभाल के बात कर। मैं तो अभी सीट से मत कर दूंगा। वो अब कौन सा सीटों से बाहर हूँ? गुलाम देश जिसकी धरती भी सीटों में है और आकाश भी। एक तो तेरी बातें करे पड़ेगी पड़ती। मैं चला। जा भाई जा, जो ये बातें तेरे पल्ले पड़ जाती तो आज मैं गुलाम जी को होता। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। किस बात का? मुझे अपने खुले जुबाने का। तू मुझे पराया समझता है। तूने मेरे हाथों में हथकड़ियां नहीं देखी, पैरों में जंजीरें नहीं देखी। देखी है बाबा,
क्या आपको यह हथकड़ियों में धक्का नहीं होता? कभी होता था, अब तो आदत सी हो गई है। हाँ, कभी कभी मन में ये चीज जरूर उठती है कि ना जाने ये हथकड़ियाँ कब टूटेगी। क्या तू ही वो नौजवान है जिसने गोरे साहब को गोली मारी? नहीं बाबा, वो काम तो भगत सिंह और उनके साथियों ने किया है। मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी थी कि पुलिस को अपने पीछे लगाकर धोखा दिया जाए। पर बाबा, अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। जो बेटा, तुम में ये भावना आ गई कि इस धरती पर गिरे खून का बदला ले सको, तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी बेड़ियां अवश्य टूटेंगी। अच्छा बाबा, लगता है मुझे मालूम है। मैं भी चलता हूँ। और फिर संघर्ष का तीसरा पड़ाव आया, जब भगत सिंह और उसके साथियों ने दिल्ली असेंबली पर बम फेंका और गिरफ्तारी हुई। पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बातचीत के लिए शिमला बुलवाया। जनता ने गांधी से कहा कि बातचीत तब की जाए, पहले भगत सिंह और उसके साथियों की फांसी की सजा रद्द की जाए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि वो बातचीत की शर्त करेंगे कि पहले भगत सिंह और उसके साथी ये स्वीकार करें कि उन्होंने दिल्ली असेंबली पर बम फेंककर गलती की थी। भगत सिंह को जब ये समाचार काल कोठरी में मिला तो उन्होंने वहीं से कहलवाया, गांधी जी, इनकलाबी कभी माफी मांगकर फांसी के तख्ते से वापस नहीं आते। लिहाजा 23 मार्च 1931 के दिन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 23 मार्च 1931 के दिन मेरे 3 सपूतों राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कानून फिर हंसा। देखा, चढ़ा दिया ना, रातों रात फांसी पे किसी ने चू तक नहीं की। तू कहता है किसी ने चूं तक नहीं की? क्या जाके सुन लाहौर की गलियों में, पंजाब के गांवों में। इस देश की ये रीत है कि जब कोई भाई शादी के लिए जाता है तो बहनें घोड़ी गाती हैं, लेकिन मेरे जिन 3 सपूतों ने कल मौत से शादी की है, उनकी घोड़ी सिर्फ बहनों ने ही नहीं गाई, बल्कि इस देश के बच्चे बच्चे ने गाई है। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बाबा, अगर मेरे देश के नौजवान इन सूरमाओं के साथ हैं तो आज के बाद मैं भी कोरे की नौकरी नहीं करूंगा। अगर बेटा किसी गोरी सरकार की नौकरी नहीं करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटियां अवश्य जीतेंगी। बाबा, जुलूस बहुत आगे जा रहा है, मुझे उनके साथ जाना होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। चुप क्यों मेरे लाल, चुप क्यों? और फिर 16 साल बाद यानी 15 अगस्त 1947 को मुझसे कहा गया कि मैं आज़ाद हो गया, जबकि मेरी बेटियां क्यों की क्यों बरकरार थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे लोग ये महसूस करने लगे कि 47 की आज़ादी के साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर थी। मेरे गरीब गरीबी की दलदल में धंसते चले गए, जबकि अमीर आलीशान महलों की गिलाफता में डूबते चले गए। मेरे गरीब की 4 रोटी की जगह 2 रोटी रह गई, जबकि अमीरों के कुत्ते भी केक खाने लगे। और फिर सवाल पर सवाल उठने लगे, सवाल पर सवाल उठने लगे, सवाल पर सवाल उठने लगे। दिल्ली
करते ही मिलता भोंको बचता है। चिमनियां धुआं देने लगती हैं और हम जुट जाते हैं दिन भर उत्पादन में। दिन भर हर तोड़ मेहनत करने के बावजूद बदले में पाते हैं सिर्फ जिंदा रहने की खुराक। एक तरफ हमें लूटने वाले बड़े पूंजीपति और बड़े जिम्मेदार इस देश में करते हैं लूट का व्यापार। उनसे ही खरीदकर कच्चा माल भेज देते हैं बाहर और बाहर की बनी हुई चीजें हमें ही बेचते हैं दुगने तिगने और चौगने दामों पर। क्या आप लोग मुझे नहीं पहचानते? मैं हूँ इस देश का फतेहाल गरीब मजदूर। माँ कहती है बेटा हमने तुझे पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, अब कुछ कमा कर ला। दिन निकलते ही अखबार में निकली तमाम नौकरियों के लिए अर्जी देकर जाता हूँ और इसी तरह शाम हो जाती है। अब तक मैं जहाँ भी गया रिश्वत और सिफारिश के काले नाम मुझसे पहले वहाँ पहुँचे। ये शिक्षा लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, हजारों लाखों परिवारों के बच्चों का जीवन बर्बाद कर रही है। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं, मैं पढ़ा लिखा बेकार और पढ़ा लिखा बेरोजगार। मैं सदियों तो ना कभी गर्मी देखी तो ना कभी सर्दी, बरसातां दे मौसम विच भी मैं नंगा घड़ जूझदे होए करदियां च गोते खांदा होया अजे संभलिया ही सी कि रब ने एक बार फिर हड़ लिया के मेरिया फसलों नूं तबाह कर दिता ते मैनूं बर्बाद कर दिता। वक्त ने अज सानूं फिर मजबूर कर दिता, सरकार के धरने लाने को मजबूर कर दिता। मैं अज भी 21वीं सदी विच रब के सारे ट्यून वाला एक बेबस किसान, एक बेबस किसान। मैं एक अध्यापक हूँ। नौकरी लेने के लिए कभी मुझे सड़कों पर डंडे खाने पड़ते हैं, कभी पानी की टंकियों पर चढ़ना पड़ता है और कभी पानी की गुब्बारें सहनी पड़ती हैं। स्कूलों में अध्यापकों की कमी के बावजूद मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती? जी हाँ, मैं हूँ इस देश का एक बेरोजगार और बेइज्जत अध्यापक। हम सब एक ही तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्यों? लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ मेरे बच्चों, दरअसल तुम उस आजादी को सही मायनों में आजादी समझ बैठे। अगर तुम सही मायनों में आजाद होना चाहते हो तो मत भूलो अपने भाई भगत सिंह द्वारा जलाई गई इंकलाब की मशाल को। इंकलाब! बाबा, बोलो तो बाबा, इंकलाब की मशाल नहीं बाबा, इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम एक अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। क्या चीज है तेरे कदमों में हम एक अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन।